नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम समझेंगे कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अध्याय नंबर 10 आधारभूत लोकतंत्र शासन। उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर व साथ-साथ में जो अध्याय के बिल्कुल शुरू में दिए हुए मिलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उनका सॉल्यूशन भी आज हम यहाँ पर समझेंगे। तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो मेरे साथी अध्यापक गण हैं एनसीईआरटी पढ़ाते हैं अपने स्कूल में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, यदि आपको ये लेक्चर समझ में आए, मतलब ये अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर कोई आपका सजेशन है कि सर आप थोड़ा-सा इस प्रकार से बदलाव कर दीजिए, जिससे कि हमारी ये सीरीज और ज़्यादा उपयोगी बन जाए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए आज का जो अध्याय है ये शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, शासन का क्या अर्थ है? देखिए, जिन बच्चों ने अध्याय पढ़ा है, आपको प्लेलिस्ट में पूरी बुक की सीरीज है, सभी अध्याय लाइन बाय लाइन पढ़ाए गए हैं। पहले आप अध्याय पढ़िए, फिर आप क्वेश्चन आंसर पे आइए, क्योंकि जिन बच्चों ने अध्याय पढ़ा वो बता देंगे शासन का अर्थ क्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि शासन का अर्थ है समाज के लिए नियम बनाना, कानून बनाना तथा उनका पालन करवाना, ताकि व्यवस्था बनी रहे। तो आपको क्या शब्द सीधे समझ में नहीं आएंगे, पहले आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा बच्चों को, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही आप एक्सप्लेन कीजिए या फिर आप समझ जाएंगे। शासन का मतलब होता है कोई भी समाज है, लोगों का समूह है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, नियम और कानून बनाना है और उन कानूनों को लागू करवाना है, ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। अगर नियम और कानून नहीं होंगे तो सारी चीजें अव्यवस्थित हो जाएंगी, कोई किसी की मानेगा नहीं, किसी को पता नहीं होगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि शासन करना है। वहां पर क्या करना है, शासन करना है। कई बार आप स्टेटमेंट सुनते होंगे कि यहाँ पे कोई शासन नहीं है। शासन नहीं का मतलब ये नहीं, ये है कि वहां पे कोई नियम और कानून नहीं है। आपने कई बार अखबारों में विपक्ष कहता है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई शासन नहीं है। शासन न होने का मतलब कि यहाँ पर कोई नियम और कानून नहीं है। तो आपको बताना है कि शासन का अर्थ है कि समाज के लिए हमें नियम और कानून बनाने हैं और उनका पालन करवाना है। और ये किस लिए करवाना है पालन, वो भी आपको इसके आंसर में बताना है, ताकि व्यवस्था बनी रहे। आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं कि किसी समाज में व्यवस्था बनाने के लिए नियम और कानून बनाना और उनका पालन करवाना क्या कहलाता है, शासन कहलाता है। तो क्या आपको शासन की परिभाषा समझ में आई? अब एक-एक टुकड़ों में करके समझिए कि किसी समाज के लिए नियम और कानून बनाना और उनका पालन करवाना, ताकि व्यवस्था बनी रहे। आपको हर एक जो लाइन है उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि शासन का अर्थ क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सरकार की आवश्यकता क्यों होती है। हमें सरकार की आवश्यकता क्यों होती है। सरकार व्यवस्था बनाए रखती है। अब व्यवस्था बनाए रखने का काम क्या था, दोनों क्वेश्चनों को आप रिलेट करके देखोगे। यहाँ इसने पहले बता दिया सरकार व्यवस्था बनाए रखती है, मतलब सरकार शासन करती है। अब व्यवस्था कैसे बनेगी, व्यवस्था बनेगी शासन से। शासन का अर्थ क्या होता है कि किसी समाज के लिए नियम व कानून बनाना और उनको लागू करना शासन कहलाता है। तो यही है कि सरकार शासन करती है। आप ये भी लिख सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसी सुविधाएं देती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। इसलिए सरकार की आवश्यकता हमें होती है। हमें शासन समझ में आ गया और सरकार समझ में आ गया। शासन आपको क्या बताया था कि शासन होता है किसी समाज के लिए नियम और कानून बनाना और उन्हें लागू करवाना, ताकि वहां पर व्यवस्था बनी रहे, व्यवस्था लागू, अव्यवस्था न फैले। और उसके बाद हमें सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें सरकार की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सरकार के द्वारा शासन सही प्रकार से किया जा सकता है। सरकार हमें ये मूलभूत सुविधाएं प्रदान करती है, वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। या फिर आप लिख सकते हैं कि सरकार के माध्यम से ही क्या है, शासन सही तरीके से किया जा सकता है, वरना शासन नहीं होगा। ये परिभाषा भी आप बच्चों को लिखवा सकते हैं, क्योंकि सरकार के बिना शासन नहीं हो सकता।
सरकार क्या होता है? लोगों का समूह होता है। अब आपको बताना लोकतंत्र का क्या अर्थ है। तो ये तीसरा शब्द आया हमारे पास। पहला शब्द आया था शासन। आप शासन समझ गए कि शासन में क्या होता है कि नियम व कानून बनाना ताकि और उनको लागू करवाना ताकि व्यवस्था बनी रहे। सरकार क्या है? सरकार शासन करती है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं देती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, इसलिए सरकार की आवश्यकता है। तो तीसरा वर्ड है आपका लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब, लोक का मतलब होता है जनता। क्या होता है? जनता, लोग वहां के भी। तो लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार, मतलब जहां पर सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। और जहां पे राजा का बेटा राजा बनता है, मतलब अपना नेता चुनने में, अपनी सरकार चुनने में, कि जो लोग उन पे शासन करेंगे उनको चुनने में आम जनता की कोई भागीदारी न हो, तो मतलब वहां पे लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र जैसा कि नाम है, लोगों का तंत्र। जो सरकार बनाएंगे वो कौन बनाएंगे? लोग बनाएंगे। लोगों की, वहां की प्रजा की, वहां की निवासियों की उसमें क्या होगी? सरकार बनाने में हिस्सेदारी होगी। इसको हम बोलते हैं लोकतंत्र। यह सबको समान अधिकार देता है और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो आप लिखने को किसी प्रकार से लिख सकते हैं कि मैं आपको सीधे सरल शब्दों में बताता हूं कि लोकतंत्र का अर्थ है कि जिसमें लोग, सरकार में सभी लोगों की भागीदारी होती है, मतलब सरकार को बनाने में या चुनने में सभी लोगों की, वहां के जो लोग रहते हैं ना, उनकी सभी की भागीदारी होनी चाहिए। वही एक सबसे मजबूत लोकतंत्र है। उसमें जाति पाति का, धर्म के आधार पे, अमीर गरीब का, क्षेत्र के आधार पे किसी का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको समान अधिकार मिलना है सरकार चुनने में। तो क्या आपको लोकतंत्र समझ में आया? मैंने आपको 3 शब्द करवाए हैं अभी तक कि शासन, सरकार और लोकतंत्र। एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से रट जाए। अब आप मेरे साथ आंसर बताएंगे कि शासन क्या होता है। कि शासन होता है किसी समाज के लिए नियम व कानून बनाना, और सिर्फ बनाना ही नहीं, उन कानूनों को, नियम व कानूनों को लागू करवाना है ताकि वहां पे व्यवस्था बनी रहे। शासन मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, सरकार। सरकार क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सरकार के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं? शासन कर सकते हैं। सरकार हमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है, वहां के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। अब सरकार क्या होता है कि लोगों का समूह होता है। क्लियर हुई बात आपकी? फिर तीसरा शब्द आपका लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब है कि जहां पर लोग अपनी सरकार खुद चुनते हो। अब उनके ऊपर शासन करने वाले लोगों का समूह सरकार होता है। आपको बता दिया कि सरकार वहां के लोग खुद चुनते हो, मतलब सरकार चुनने में आम लोगों की भागीदारी हो, तो उसको लोकतंत्र बोलते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे सभी को समान अधिकार मिलते हैं लोकतंत्र के कारण, और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, भेदभाव को ये कम करता है लोकतंत्र भी। और लोकतंत्र का एक और तरह है कि लोग अगर सरकार खुद से चुनेंगे तो क्या होगा कि सरकार पे लोगों के प्रति जवाबदेही रहेगी भी। ठीक है, कि सरकार की लोगों के प्रति क्या रहेगी? जवाबदेही। मतलब कि सरकार को, लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र होगा ना तो क्या होगा कि लोगों ने सरकार चुनी तो लोग उनसे सवाल पूछ पाएंगे कि आप क्या कर रहे हो, कैसे निर्णय ले रहे हो। लेकिन जहां पे लोकतंत्र नहीं होगा वहां पे लोग किसी प्रकार का कोई सवाल अपने राजा से, अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो क्या होगा? राजतंत्र, मतलब राजा का तंत्र, और राजा से सवाल पूछने की हिम्मत किसी में नहीं होती। ये आपको आई बात समझ में? इसलिए लोकतंत्र क्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कितना भी बड़ा लिख सकते हैं कि लोकतंत्र की अच्छाइयां, लोकतंत्र की बुराइयां, बहुत काफी लंबा हो जाएगा। जब आप बड़ी क्लासेज में जाएंगे तब आप लोकतंत्र में बहुत गहनता से समझ पाएंगे। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र होता क्या है और महत्वपूर्ण क्या है। क्योंकि एक तो यह समानता का अधिकार देता है, और जो लोकतंत्र के द्वारा जो सरकार बनती है ना, वो सरकार लोगों के प्रति जवाबदेही होती है, लोग उसे सवाल पूछ सकते हैं। ये चीजें आपको बतानी। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम करेंगे
अभ्यास के प्रश्न उत्तर। लोकतंत्र का क्या अर्थ है भी? तो सबसे पहले आपको लोकतंत्र का क्या अर्थ है, तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया। लोकतंत्र में क्या होता है कि जो सरकार है वो वहां के लोगों के द्वारा चुनी जाती है। सरकार चुनने में सभी लोगों की भागीदारी होती है, इसको लोकतंत्र बोलते हैं। ऐसा ही आप देख सकते हैं, जनता द्वारा चुनी गई सरकार यानी लोगों का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। तो आपको सिंपल सीधी भाषा मैंने बता दिया लोकतंत्र क्या होता है कि जिसमें सरकार वहां के लोगों के द्वारा चुनी जाती है। अब दो और शब्द पूछे हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र भी। प्रत्यक्ष होता है मतलब सीधा डायरेक्ट में, आपको वर्ड का मतलब समझ आना चाहिए, डायरेक्ट, ठीक है। और प्रतिनिधि में क्या होगा कि डायरेक्ट नहीं होगा आपका। लोकतंत्र के बीच क्या अंतर? प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष की बात करते, एक बार मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, समझ में आएगा भी। आप क्लास के अंदर बैठे हैं भी, आप कक्षा के अंदर बैठे हैं और आपका जो फैन है, सभी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए इस कमरे में, तो यहाँ पे जो फैन चल रहा है वो बंद हो गया अभी। क्या हो गया? फैन बंद हो गया किसी कारण से और गर्मी हो गई बहुत ज्यादा। अब एक तरीका है, और यहाँ आपका प्रिंसिपल का ऑफिस है, एक तरीका है कि आप सारे बच्चे उठ के यहाँ पे आए और प्रिंसिपल को बताएं कि सर हमारे जो कमरे का फैन है वो ऑफ हो गया है और उसको ठीक करवा दीजिए। तो जब सारे उठ के आए ना, सारे के सारे, तो इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। कि सारे के सारे वहां पे अपनी शिकायत लेने, अपना सुझाव देने, जो भी चीज करने वहां पे सारे के सारे आ गए। अब दूसरा तरीका ये है कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक बच्चे को चुनते हैं कि राम जाएगा, श्याम जाएगा, कोई जाएगा। हमने एक बच्चे को चुन लिया कि जा भी सिर्फ आप बता के आओ कि प्रिंसिपल को कि हमारे कमरे का फैन बंद हो गया। तो एक लड़का उठा और वो बताने गया। तो ये क्या हुआ? क्लास का प्रतिनिधि। मर्जी सबकी थी, मर्जी किसकी थी? सबकी थी ना। वो बताने सिर्फ क्या गया? एक गया। इसको हम बोलते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। और ये जो बच्चा है ये क्या है? क्लास का प्रतिनिधि। इसी प्रकार क्या होता है कि अगर हमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपके गांव की कोई समस्या है, तो अगर आप भिवानी या मुख्यमंत्री के सामने बताने जाओगे तो क्या पूरा गांव जाएगा? अगर पूरा गांव जाएगा तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। लेकिन हमारे यहाँ भारत देश में प्रतिनिधि लोकतंत्र, चुनाव करके हर गांव का, हर जिले का, हर राज्य का प्रतिनिधि चुन लिया जाता है और वो प्रतिनिधि अपने ऊपर वाले अधिकारी को बात बताता है। जैसे आपने अपने गांव का सरपंच चुन लिया, ठीक है, और सरपंच से छोटा होता है मेंबर, जिसको पंच बोलते हैं। तो पंच आपके जो वार्ड है कि गांव है ना, वो क्या होता है? वार्डों में बटा होता है। तो आपका जो पंच है वो आपका प्रतिनिधि है, वो आपकी समस्या, आपके जो वार्ड की समस्या वो सरपंच के सामने लेके जाएगा। ये नहीं कि आपके वार्ड के सारे लोग वहां जाएंगे। तो आपको समझ में आया प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र में। अब हम देखते हैं कि कैसे है भी। तो इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष, इसमें नागरिक सीधे मतदान करके निर्णय लेते हैं भी। क्या करेंगे कि सारे नागरिक मतदान करके निर्णय लेते हैं। क्लियर हुई बात आपकी? और समझा मैंने आपको दिया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है क्या है। प्रतिनिधि लोकतंत्र, इसमें नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वही जनता की ओर से फैसले लेते हैं। इसमें क्या है कि नागरिक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। आपको सीधा बताना कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से मतलब सीधे तौर पर किसी प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। और जो आपका प्रतिनिधि लोकतंत्र है इसमें नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उन नागरिकों की तरफ से वही प्रतिनिधि फैसला लेते हैं। तो क्या आपको समझ में आया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या अंतर है? हमारे भारत में दोनों का मिश्रण है, प्रतिनिधि भी लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जब चुनाव होते हैं ना, प्रतिनिधि को चुनना होता है, तब तक क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कि सभी नागरिक जाएंगे अपना नेता चुनने के लिए, वोट डाल के आएंगे और बाद में कौन सा घोषित हो जाएगा? प्रतिनिधि लोकतंत्र। फिर वो सरपंच जब बन जाएगा वो पूरे गांव की हाँ या ना उस पर डिपेंड करता है। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? आपको अध्याय में बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया था कि सरकार के 3 अंग ये इस प्रकार से हैं: विधायिका,
का काम है कानून बनाना, किसी कानून में संशोधन करना, किसी कानून संशोधन मतलब बदलाव करना। ये नए कानून बना भी सकती है, पुराने में संशोधन भी कर सकती है, किसी कानून को खत्म भी कर सकती है। ये काम किसके? विधायिका के। और कार्यपालिका, विधायिका में आपके कौन आ गए? संसद। मतलब संसद भवन है ना, उसको प्रतिनिधि बैठते हैं आपके जिला स्तर के, तो उसको बोलते हैं संसद। और कार्यपालिका में आपके जो मंत्री हैं, जो आपके प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सब, पुलिस है, जितने भी अधिकारी वो सब कार्यपालिका में शामिल हैं भी। और उसके बाद आपके न्यायपालिका, सॉरी कार्यपालिका का आपका रहेगा, कार्यपालिका का क्या काम है? इन्होंने जो कानून बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उनको लागू करवाना किसका काम है? कार्यपालिका का काम है। ये चीज आपको समझ में आई? अब न्यायपालिका भी, न्यायपालिका कानून का पालन करना सुनिश्चित करती है और न्याय देती है भी। न्यायपालिका क्या करती है कि जो कानून बनाए हैं इनका पालन सुनिश्चित करती है, इन कानूनों को देखती है क्या ये कानून सही बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, और अगर किसी के साथ भेदभाव होता है, किसी प्रकार का शोषण होता है, तो उसको इन कानूनों के अनुसार सजा देती है। आपको पता है कि न्यायालय का क्या काम है, आपको लिखना हो, ठीक है। कोई भी अपराध होता है, कोई भी कानून तोड़ता है, तो उसको कानून के अनुसार सजा देना न्यायपालिका का काम है। सरकार के 3 अंग हो गए। अब इसने पूछा भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें त्रिस्तरीय सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको पता है कि भारत में सरकार के 3 स्तर है। अब देखिए, सबसे पहले आप समझिए, भारत है आपका बहुत बड़ा विशाल देश है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक नेता का हम चुन लेते हैं कि केंद्र सरकार, सबसे पहले कौन सी होती है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री भी, तो ये भारत के राज्य अलग अलग हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आपको विदेशों से काम करना, उससे बातचीत करनी है, और इन लोगों का यहाँ एक छोटा सा गांव है। क्या प्रधानमंत्री कोई छोटे से गांव की समस्या की पता चलेगी? क्या हर एक गांव की समस्या प्रधानमंत्री तक पहुंच जाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए हमें त्रिस्तरीय ये सरकार का चुनाव करना पड़ा। मतलब हमें, हमारे लिए जो त्रिस्तरीय सरकार की आवश्यकता हुई, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में 1 या 2 स्तर पर हम हर समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अगर 2 स्तर पे होती ना, तो भी काम नहीं चल पाता, ठीक है। तो आपको याद रखना, भारत जैसे विशाल देश में हर समस्या का हल केवल केंद्र सरकार नहीं कर सकती। केंद्र सरकार का मतलब मैंने बता दिया, अगर यहाँ सिर्फ एक प्रधानमंत्री होगा, तो अब हमने क्या चुना है कि ये भारत हो गया। क्लियर हुआ? ये इसके राज्य में हमने बांट दिया। तो पहला स्तर है केंद्र सरकार का। किसका? केंद्र सरकार का। जो पूरे देश से संबंधित फैसले होते हैं ना, वो केंद्र सरकार लेती है। कौन सी सरकार लेती है? केंद्र सरकार। और देश के लिए नीति बनाती है, फैसले करती है। उसके बाद हमने सभी में ये राज्य है ना, तो ये राज्य सरकार, सभी जो राज्यों से संबंधित है, तो वहां पे फैसले कौन लेगा? राज्य का मुख्यमंत्री लेगा। अब उससे तीसरा स्तर होता है आपका स्थानीय स्तर पर भी। कौन सा? स्थानीय स्तर पर। जो क्या होगा, हर एक गांव में होगा। जैसे आपका सरपंच है, आपका जिला पार्षद है, पंचायत समिति है, ये कौन से स्तर के? स्थानीय स्तर पे। ताकि यहाँ छोटे से छोटी बात, मतलब कि 3 प्रकार की होगी ना, राज्य के लेवल पे सरकार होगी आपकी, केंद्र लेवल पे होगी, और गांव के स्तर पर छोटे लेवल पे होगी, ताकि सभी का जो समाधान है वो हो चुके, सभी की समस्याओं का समाधान का, जो सभी की समस्या सॉल्व हो सके। तो आपको समझ में आ गई? तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछा है, भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें त्रिस्तरीय सरकार की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भारत की जो, भारत बहुत बड़ा विशाल देश है, ठीक है। हम इसमें जो समस्याएं हैं उनका समाधान क्या है कि सिर्फ एक लेवल की सरकार से नहीं कर सकते, 1 स्तर या 2 स्तर की सरकार से पूरे भारत की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। क्योंकि 1 या 2 लेवल की स्तर की जो सरकार होगी वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगी। अंतिम व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति गांव में रहते हैं, उन लोगों तक सरकार की पहुंच नहीं हो पाएगी, उन लोगों की समस्या सरकार तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए हमने 3 स्तर पे सरकार बनाई है, उन तीनों के नाम आपको लिखने हैं। तो क्या आप ये लिख देंगे? क्या आपको कुछ समझ में आया? फिर मैं आपको बता देता हूँ कि 3 स्तर पर सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है
तो इसमें सभी समस्याओं का समाधान एक स्तर की सरकार से नहीं हो सकता। इसलिए हमें आखिरी व्यक्ति कह रहा हूँ, आखिरी व्यक्ति मतलब कि देश का आखिरी व्यक्ति, मतलब जो स्तर है ना सरकार की, इसमें तो मतलब गांव में जो लोग हैं उस तक पहुंचने के लिए हमें 3 स्तर सरकार की आवश्यकता पड़ेगी। जो लोग गांव में रहते हैं या फिर दूर दराज इलाकों में रहते हैं, उनकी समस्याओं तक पहुंचने के लिए हमें क्या 3 स्तर की सरकार की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि भारत में है। अब है कोविड-19 लॉकडाउन 2019-20 के सरकार के कदम और भूमिकाएं बताइए भी। तो अलग-अलग जो सरकार थी ना, वैसे तो नहीं सरकार के पूछा है, आप एक सरकार के बता दीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन हमें ये पाठ है आपका सरकार के स्तर के बारे में, सरकार के अंगों के बारे में, तो हमें बताना केंद्र सरकार ने क्या किया है। जो आपकी सबसे ऊपर की सरकार है, पूरे देश के लिए नियम बनाए, लॉकडाउन घोषित किया, आर्थिक पैकेज दिया, दवाइयां और वैक्सीन उपलब्ध कराई। वैक्सीन आप समझते हैं, कोरोना वैक्सीन, कोविशील्ड, ये सब किसने करवाए? केंद्र सरकार ने। राज्य सरकारों ने क्या किया? अस्पतालों की व्यवस्था की, मरीजों को इलाज दिया, पुलिस द्वारा कर्फ्यू लागू करवाया कि कोई घर से बाहर न निकले। ये काम राज्य सरकार ने किए थे। स्थानीय सरकार मतलब आपके गांव के जो सरपंच है, पार्षद है, जिला पार्षद है, वो सब है। उन्होंने क्या किया? जो लोग गरीब थे उनको राशन पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई, उनका टीकाकरण करवाया और जरूरी सामान पहुंचाया। तो ये 3 सरकारों ने किया। अब हम बात करते हैं सरकार के 3 अंगों ने क्या किया। 3 अंग आपको बताए थे कि विधायिका ने क्या किए थे, नियम और गाइडलाइन बनाए। गाइडलाइन मतलब दिशा निर्देश बनाए, विधायिका ने, विधायिका का मतलब आप समझ रहे हैं, संसद और विधानसभा। कार्यपालिका ने इन्हें लागू किया और न्यायपालिका ने यह देखा कि नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहे। कोई ऐसा नियम व कानून तो नहीं बना दिया जिससे उनके अधिकार संकट में हो या अधिकारों का हनन हो रहा हो। तो ये चीज आपको समझ में आई, पूरा अध्याय। तो ये आपका अध्याय नंबर 10 था। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख ले। फिर भी अगर सोल्व नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दे, मैं आपको दोबारा कोशिश करूंगा कि स्पेशल आपका और जो आपका लाइव सेशन है, डाउट सेशन, वो संडे 10 बजे का है। मैं पिछली बार किसी जरूरी काम होने से लाइव नहीं आ सका, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो अगले संडे को फिर कोशिश करेंगे सुबह 10 बजे लाइव आने के लिए। आपको जितने भी डाउट होंगे उस क्लास में लिए जाएंगे। तो हम मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।